दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है तुम्हारी बहन ने तुम्हें भूखे पेट भेज दिया। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। कमल अपनी बहन द्वारा बताए गए हॉस्पिटल में पहुंचा तो रमा अपने बड़े भाई को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कमल ने अपनी बहन को चुप कराया और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद कमल रोहन के बड़े भाई और पिताजी के पास जाकर रोहन की हालत के बारे में जानकारी लेने लगा। हॉस्पिटल में रमा की ननद भी आई हुई थी जिसने समझा बुझाकर रमा को दिलासा दिया। रमा के ससुर और जेठ ने बताया कि रोहन की हालत सीरियस बनी हुई और डॉक्टर ने अर्जेंट ऑपरेशन करने को कहा है। इसके लिए 3 लाख रुपए काउंटर पर जमा भी करवा दिए गए। कमल ने कहा, अगर आपको और पैसों की जरूरत है तो मैं 4-5 लाख रुपए का इंतजाम करके लाया हूं, इन्हें ले लीजिए। अगर और पैसों की जरूरत हो तो मैं अरेंजमेंट भी कर दूंगा, परंतु रोहन के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रमा के जेठ ने हाथ जोड़कर कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप दुख की इस घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं, यही बहुत है। पैसे की कोई कमी नहीं। मैं अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। कमल हॉस्पिटल में 2 दिन रहा, बहन को दिलासा देता रहा। दूसरी तरफ कमल की पत्नी सुधा ने अपने घर फोन लगाया तो उसके भाई का फोन बंद आ रहा था। उसने समझा कि उसके भाई के पास पैसे नहीं पहुंचे, इसीलिए वह नाराज हो गया। वह मन ही मन कमल और रमा को कोस रही थी। तीसरे दिन रोहन की हालत में कुछ सुधार हो तो सबकी जान में जान आई। कमल के ऑफिस से फोन पर फोन आए जा रहे थे, इसीलिए रमा के जेठ जी ने कहा, अब रोहन की हालत ठीक है। आप इस दुख की घड़ी में हमारे साथ रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपना घर परिवार संभालें। रोहन जब ठीक होकर घर आ जाएगा तो मिलने आते रहिएगा। अब आप निश्चिंत होकर अपने घर लौट जाइए। कमल ने अपनी बहन को समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसने कहा, बहन तुम्हारे जेठ जी पैसे नहीं ले रहे और मेरे बैग में 4 लाख रुपए, तुम इन्हें रख लो, न जाने कब तुम्हें जरूरत पड़ जाए। रमा ने कहा, नहीं भैया, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल और दवाइयों का सारा खर्चा बाबूजी और बड़े भाई साहब उठा रहे हैं। मेरे पास घर में भी पैसे रखे हुए, आप इन्हें वापस ले जाइए। कमल ने जिद की तो रमा ने पैसे रख ली। कमल 2 दिन बाद जब अपने घर लौटा तो घर का माहौल ही बिगड़ा हुआ था। कमल ने सोफे पर बैठकर सुधा से कहा, मेरे सिर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। 2 दिन से हॉस्पिटल में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो रोहन की हालत गंभीर बनी हुई थी, ऐसे में सबकी हालत खराब थी। जल्दी से एक कड़क चाय बना दो और कुछ अच्छा सा खाने का भी दे दो। सुधा गुस्से से तिलमिला रही थी। उसने चाय नहीं बनाई और कहा, अपनी बहन के घर खाकर नहीं आई? 4 लाख रुपए लेकर भी तुम्हारी बहन ने तुम्हें भूखे पेट भेज दिया। कमल को गुस्सा आ गया और उसने एक जोरदार तमाचा सुधा के मुंह पर जड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? पति 2 दिन बाद घर लौटा है, बहनोई की हालत गंभीर बनी हुई और तुम्हें अब भी जली कटी सुनाने से फुर्सत नहीं। घर में कलह की स्थिति बन गई जिससे कमल और सुधा के बीच वार्तालाप बंद हो गई। अगले दिन सुधा के भाई का फोन आया तो उसने बताया कि बहन, जीजाजी के पहुंचाए हुए 2 लाख रुपए मुझे उसी दिन मिल गए थे। मेरा फ़ोन खराब हो गया था, इसीलिए खबर नहीं भिजवा पाया। जीजाजी स्वयं तो नहीं आए, परंतु पैसे लेकर उन्होंने अपने किसी दोस्त को भेजा था। मैंने गाड़ी भी ले ली है और तुम गाड़ी का शुभ तिलक करने कब आ रही हो? सुधा ने अपने भाई की यह बातें सुनी तो वह हैरान रह गई और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। कमल ने दोनों परिस्थितियों को बखूबी संभाला।
अपनी बहन की सहायता करने के साथ साथ सुधा के भाई की भी मदद की। सुधा हठी स्वभाव की थी। उसे अपने किए पर पछतावा तो था, परंतु वह झुकना नहीं चाहती थी। इसीलिए कमल से माफी भी नहीं मांगी और अपनी तरफ से बातचीत करने की पहल भी नहीं की। इन बातों को 1 महीना गुजर गया। रोहन की तबीयत पूरी तरह से अब ठीक हो गई थी। एक दिन रमा अपने मायके आई। कमल अपनी बहन को घर आया देख बहुत खुश हुआ। सुधा के स्वभाव में भी बदलाव था। उसने अपनी ननद के लिए अच्छा चाय नाश्ता बनाया। रमा ने चाय नाश्ता लेकर अपने बैग से पैसों की पोटली निकालते हुए कहा, भैया यह वही पैसे हैं जो आप मुझे देकर आए थे। मैंने कहा था कि पैसों की कोई कमी नहीं, परंतु आपने अपना फर्ज निभाया। इन पैसों की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रोहन के इलाज का सारा खर्च जेठ जी और बाबूजी ने उठाया। अभी भी उन्हीं की निगरानी में सब कुछ चल रहा है। ये पैसे ही रखे हुए थे, मैंने सोचा कि आपको लौटा दूं। रोहन अब पूरी तरह से स्वस्थ है। सुधा ने जब यह बातें सुनी तो वह अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुई। रमा के पास आकर कहने लगी, रमा मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें समझने में गलती हो गई। मैं तो सोचती थी कि तुम लालची किस्म की बहन हो जो तीसरे दिन अपने भाई के घर बैग उठाकर चली आती हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। रमा ने सुधा से कहा, भाभी कोई बात नहीं, आप बड़ी है, वह मेरी माँ के समान है। मुझे आपकी कही हुई बातों पर का जरा भी बुरा नहीं लगा। रही बात मेरे हर राखी पर मायके आने की, तो मैं मायके इसीलिए आती थी ताकि माँ को दिया हुआ वादा निभा सकूं। माँ ने मरने से पहले मुझे कहा था कि अपने बड़े भाई की घर तीज त्योहार पर जरूर आना, हमेशा बहन का फर्ज निभाना, कभी भाई की कलाई खाली ना रहे। भाभी मुझे लेने देने का लालच नहीं, आप नहीं जानती मुझे मायके आने के लिए रोहन से कितना लड़ना झगड़ना पड़ता है। रोहन अक्सर शिकायत करता है कि मेरी बहन के आते ही तुम राखी बंधवा कर तुरंत ही मायके चली जाती हो। तुम्हें तो अपने भाई के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। रोहन और मेरी नंद मना करती रह जाती है और मैं भाई का प्यार दुलार पाने के लिए मायके दौड़ी चली आती हूँ। इसके बाद सुधा और रमा के बीच जो भी गिले शिकवे थे वो सब दूर हो गए और इसी तरह भाई बहन का प्यार फलता फूलता रहा। तो दोस्तों, आपको इस कहानी में किसका किरदार अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।